अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान इस वक्त सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और आफत की इस घड़ी में, जबकि अक्रॉस द पाकिस्तान हम देख रहे हैं, पूरा जनूबी पंजाब ले लें, सिंध, अंदरूनी सिंध ले लें, आप KPK ले लें, बलूचिस्तान ले लें, इस वक्त पानी के नीचे है। ऐसे में हमारी पॉलिटिकल इलीट जो है इस हाउ मिसफॉर्चुनेट के इस आफत के मौके पे भी वो यकजा नहीं हो पाई। अगर अवाम के लेवल पे देखें तो वाकई इस वक्त पाकिस्तान में जितनी दुखी इंसानियत की खिदमत की जा रही है, यही तकाजा था कि इस वक्त हमारी सारी सियासी जमातें मिलती हैं और बैठकर इस इतने बड़े क्राइसिस से निकलने की कोशिश करती। लेकिन हमारी यहाँ सियासत जो है हर नॉन इशू के ऊपर सियासत जारी है और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ रहा है मुआशी इस्तेहकाम की तरफ, और मुआशी इस्तेहकाम जो है वो ट्रिगर कर रहा है सियासी अदम इस्तेहकाम को। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात आगे चल के खुदा न खास्ता खाकी में बदन श्रीलंका वाले होने वाले हैं। कितना हम दूर हैं और जाहिर है कि इस मामले से निकल कैसे सकते हैं। आज फाइनेंशियल एक्सपर्ट खुर्रम हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब का। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है कि एक अलमिया होता है और उसके ऊपर भी हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो आपस में मिल बैठकर इन चीजों से बाहर निकलने की बात नहीं करती। अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिदें सब बना रहे हैं, पाकिस्तान का किसी को ख्याल नहीं। खुर्रम साहब, यहीं से शुरू कीजिए। जी इमरान, मुझे तो इस तरह आजकल के दिन ना 2008 और 2009 के जो साल हैं, अगर आपको वो याद हो, मुझे तो वो याद आ रहे हैं, क्योंकि तब भी यही था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था। उसके साथ साथ एक माशी क्राइसिस था। 2010 में बहुत बड़ा तारीखी एक सैलाब आया हुआ था पाकिस्तान में, और उसी के साथ साथ जो मेजर इश्यूज चल रही थी हमारी पॉलिटिक्स में, वो ये थी कि वजीर आजम साहब ने फलाना खत क्यों नहीं लिखा अभी तक, और फलाना कानून जो है वो वॉइड एब इनिशियो है, और उसके राउंड दिन रात डिबेट्स होती रहती थी। और इन द मीन टाइम आपको याद होगा कि हर रोज की बॉम्बिंग्स हो रही थी पाकिस्तान में, और माशी जो निजाम था हमारा वो तबाही की तरफ। 2008 में तो एंड ऑफ 2008 तो आई थिंक इट केम क्लोजेस्ट टू डिस्ट्रक्शन दैट आई हैव एवर सीन। मे बी जिनको 1971 की कोई मेमोरी हो वो शायद और भी ज्यादा कोई बड़ा वाकया याद कर सकें। ठीक, तो काफी हद तक अब उन दिनों की मेमोरीज दोबारा रिवाइव हो रही हैं। ठीक है, और जाहिर के हालात वो भी तल्ख थे, ये तल्ख तरीन है। इस वक्त हम कह सकते हैं कि तल्ख तरीन, अगर सुपर फ्लड की बात करें तो ये सुपर डुपर फ्लड जो कम अज कम मैं भी देख कर आया हूं, और हालात वाकई बहुत खराब है। बात यह है कि ऐसे में हम IMF के प्रोग्राम की हवाले से बात करें। खुर्रम साहब, IMF जो है वो हमेशा कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, ट्रांसपेरेंट करें, डॉक्यूमेंट करें, अपने मुआशी क़िबले को दुरुस्त करें, रिफॉर्म्स के प्रोग्राम की वो बात करता है। यही वजह है कि 22वां 23वां प्रोग्राम जो है हम उसमें हैं, लेकिन वो जो लेटर इन स्पिरिट के साथ हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, हमें अपनी मुआशी क़िबले को दुरुस्त करना चाहिए, हमें इकोनॉमिकल जो डिसिप्लिन चाहिए अपनी इकोनॉमी में, वो हम कभी भी नहीं कर पाते। तो वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम हमेशा जो हमारे हार्डकोर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन पर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और यहां पे भी यही हुआ। तो ये प्रोग्राम भी कुछ मुनफरिद नहीं होगा फिर। इमरान, मैंने पहली दफा एक ऐसा IMF प्रोग्राम देखा है जो जिस दिन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया है उसी दिन वो आउटडेट हो गया। आपको याद होगा मंडे का दिन था जब IMF बोर्ड में मीटिंग होनी थी, और पूरा वीकेंड एक वो चीज गुजरी थी कि बीच में KP के सूबाई वजीर खजाना साहब ने एक लेटर भेज दिया था, याद है ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हीं दिनों में सैलाब आ रहा था। उन्हीं दिनों में हम लोग सैलाब का पूरा इम्पैक्ट अब्जॉर्ब कर रहे थे। तो जिस दिन ये अप्रूव हुआ है उसी दिन सबको पता था कि इसमें जो भी टारगेट्स हैं अब वो आउटडेट हो चुके हैं, एंड इसमें अब कुछ लूसनिंग वगैरह करने पे मजबूर होएगी गवर्नमेंट, और करेंगे भी, और लूसनिंग भी इसमें की जाएगी। हाँ। और साथ साथ बैरूनी इमदाद भी पाकिस्तान को मिलनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पैरों पे तो आई थिंक ये इतना बड़ा चैलेंज ये मईशत नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो आई थिंक ये IMF प्रोग्राम जो है अब काफी हद तक, अगला जो इसका रिव्यू है वो एंड नवंबर में स्केड्यूल्ड है, फिर दिसंबर में जाके रिपोर्ट उसकी निकलेगी, और उसके दौरान इसमें काफी जो टारगेट्स हैं वो चेंज किए जाएंगे।
ٹھیک، اس میں کتنا لینینٹ ویو جو ہے آئی ایم ایف سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، یو این سیکرٹری جنرل جو ہیں ان کا بھی دورہ یہاں پر ہوا، اور کیا واقعی ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی؟ کیونکہ پرائم منسٹر تو کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ناک رگڑوا دی ہے، ناک سے لکیریں کھچوا دی ہیں اس وقت ہم سے۔ دیکھیے یہ جو پروگرام ہے نا، ہر آئی ایم ایف پروگرام کے بالکل سینٹر میں 2 میجر ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے راؤنڈ پھر باقی سارا پروگرام بنا ہوتا ہے۔ تو 2 جو ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، ایک جس کو وہ کہتے ہیں پرائمری ڈیفیسٹ، جو آپ کا معاشی خسارہ ہے جس میں سے آپ ڈیٹ سروسنگ نکال دیں تو باقی جتنے آپ کی پھر جو خسارہ رہ جاتا ہے اس کو میجر کرتا ہے وہ۔ اور دوسرا کہتے ہیں نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنے زر مبادلہ کس رفتار سے بلڈ کریں گے، جو ابھی بہت ایک لو لیول پہ پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 1 month آف امپورٹ کور، یعنی کہ 1 مہینے کے امپورٹس کور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کرائسس لیول سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنل کنونشن کے مطابق، تو اس کو کم از کم آپ نے 2 مہینے کے کور تک لے کے آنا ہوتا ہے۔ اب اس پرٹیکولر پروگرام میں یہ دونوں جو ایڈجسٹمنٹس ہیں یہ اتنی سخت بھی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ جیسے آپ دیکھ لیں پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ آلموسٹ، مجھے ایگزیکٹ فگر ابھی بھول رہا ہے، لیکن کوئی 2.5 2.6 یا کوئی 3% تک آف جی ڈی پی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ اور عمران یہ اس ٹائپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کہ 0.1% جو ہوتا ہے اسی میں ملکوں کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ وہاں پہ آپ کو 2.5 یا 3% کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ وہ اتنی ہیوی ایڈجسٹمنٹ اگر کبھی ہوئی ہو تو شاید 2000 میں جو پاکستان کا سٹینڈ بائی تھا اس میں تھی، لیکن ایون 2008 کا جو پروگرام جو بہت سخت تھا اس میں بھی اتنی ٹائٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں تھی۔ تو آئی تھنک اب یہ ٹارگٹ میٹ کرنا مشکل ہوگا۔ آئی ڈونٹ تھنک مشکل کیا، یہ تو ویسے ناممکن ہے کہ نہیں کر سکتے وہ، تو آپ کی اسٹیبل اکانومی کے اندر یہ سارے ٹارگٹس تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ریویو رپورٹ میں بھی سیلاب کا تذکرہ نہیں تھا۔ یہ خرم صاحب کہ کیا اگر فروری 2022 میں خان صاحب ایک یو ٹرن نہ لیتے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے، یا ایک ان کا بہت سخت جو اسٹانس تھا، انہوں نے بجلی ٹیرف میں کمی کی اور اس کے بعد آئل پرائسز کو فریز کیا، اگر وہ یہ نہ کرتے تو کیا آئی ایم ایف پروگرام کی کنٹینیوشن بہتر رہتی اور آنے والی حکومت بھی یہ 6-7 ہفتے ضائع نہ کرتی؟ ان دونوں چیزوں سے کتنا بگاڑ ہوا ہے؟ سارا بگاڑ تو ان دونوں چیزوں سے ہی ہوا ہے نا عمران۔ پروگرام جو تھا وہ تو واپس بحال ہو چکا تھا فروری کے مہینے تک۔ فروری میں وہ ابھی بحال ہوا ہی نہیں تھا، یعنی کہ اس کی جو انک تھی سگنیچر کی وہ سوکھی نہیں تھی، تو خان صاحب نے جا کے یو ٹرن کر لیا اور جو اس میں کمٹمنٹس دی گئی تھیں اس کی الٹی کمٹمنٹس انہوں نے پبلک کر دی۔ یعنی کہ انہوں نے ایک ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کر دی، جبکہ پروگرام میں باقاعدہ لکھا تھا کہ ہم آئندہ کوئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں لے کے آئیں گے۔ انہوں نے پیٹرول کے اوپر جو ٹیکسز ریکوری کا پلان تھا اس کو پرے کر کے مزید اس میں اور سبسڈیز اناؤنس کر دی، پیٹرول پرائس کی کمی اناؤنس کر دی۔ تو سارا پروگرام جو تھا فروری کا وہ تتر بتر ہو گیا۔ اب فروری سے لے کے اگست کے مہینے تک جتنے یا اپریل سے آپ بے شک شروع کر لیں جو فیصلے کیے گئے ہیں، جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کیے ہیں، اور یہ چیز ابھی تک آئی تھنک لوگ پراپرلی اپریشیٹ نہیں کر رہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے جتنے فیصلے کیے ہیں وہ تو جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے دیے ہوئے کمٹمنٹس تھی ان کو پورا کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو پیٹرول پرائسز کو واپس لے کے آنا اس لیول پہ جو خان صاحب کی گورنمنٹ کمٹ کر کے گئی تھی، بجلی کی پرائسز کو وہاں پہ لانا جو خان صاحب کی گورنمنٹ کمٹ کر کے گئی تھی، یہی تو فیصلے تھے جو ان کو کرنے تھے۔ تو یہ تو فی الحال شوکت ترین اور عمران خان صاحب کے دیے ہوئے وعدے پورے کر رہے تھے اگست کے مہینے تک، اب ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو پروگرام نکلا ہے اس کے اوپر مفتاح صاحب کا سگنیچر ہے، تو ان کے تو ٹارگٹس ابھی ریلیز ہوئے ہیں، ابھی اناؤنس ہوئے ہیں، اور وہ ہوتے ساتھ ہی آؤٹ ڈیٹ ہو گئے کیونکہ فلڈز آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لاٹس آف تھنگز یٹ ٹو کم۔ بات ساری یہ ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف ظاہر ہے کہ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ایڈ کے ساتھ، اتنے 22-23 پروگرام کے ساتھ ایک میجر اسٹیک ہولڈر جو ہے پاکستان کی اکانومی میں وہ آئی ایم ایف بھی ہے۔ آپ مانے نہ مانے لیکن یہ ہے۔ سمپل سی بات ہے خرم صاحب کہ اب اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کال ہوں، نئے الیکشنز ہوں اور الیکٹڈ گورنمنٹ آئے،
इन बहुत केसेस अगर देख लें, फर्ज करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक वाज़ेह मैंडेट के साथ आती है, तो फिर IMF प्रोग्राम के ऊपर सवाल ये निशान कितना बड़ा खड़ा होगा मौजूदा प्रोग्राम के ऊपर, क्योंकि खान साहब जो हैं ये तो पॉपुलर वोट इसी हवाले से अमरीकी साजिश और IMF और ये सारी चीजें, IMF के प्रोग्राम को उन्होंने रोका, तो IMF को भी तो कोई अंडरटेकिंग दी गई है, या वो किस तरह से रीड कर रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन को पाकिस्तान की? और देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन को रीड कर, और उन्होंने इसको बाकायदा लिखा हुआ भी है कि बहुत हाई लेवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान में। तो आई थिंक पॉलिटिकल सिचुएशन तो उन्होंने रीड करनी शुरू कर दी थी मार्च 2021 में, इमरान, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब खान साहब ने यू टर्न करके IMF प्रोग्राम को परे किया था। आपको याद होगा जब हफीज शेख साहब साइन करके वापस आए थे पहला प्रोग्राम मार्च 2021 में, और उनके वापस आते साथ ही उनको हटा दिया गया। उनके बाद फिर हमाद अजहर साहब को लाए, फिर उनको हटाया गया, फिर शौकत तरीन साहब को लाए, और शौकत तरीन साहब ने कहा ये प्रोग्राम हमें मंजूर नहीं है, हम इसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। और उन्होंने जाके IMF से कहा कि भाई जिस फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको साइन किया था वो चला गया, मैं आया हूं तो मुझे नया प्रोग्राम चाहिए। जैसे ही वो प्रोग्राम उनको साइन करते करते मार्च अप्रैल से लेके फरवरी 2022 हो गए, और उनसे एक भी चीज उसमें लूसन नहीं की गई IMF से। सारी कंडीशंस वही उनको माननी पड़ी जो मार्च 2021 में हफीज शेख साहब मान के आए थे। तो आपको याद होगा इसीलिए जनवरी में 2 कानून इतनी तेजी से जो पास करवाए गए थे, जिनमें से एक स्टेट बैंक अमेंडमेंट थी जिसको वो रीनिगोशिएट करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर सके, तो वो दिनों के अंदर अंदर उनको रेल रोड करके पार्लियामेंट के थ्रू गुजारना पड़ा। तो तब से IMF जो था वो ये देखना शुरू हो गया था, और वहां से सवाल ये आने शुरू हो गए थे कि आप पाकिस्तानी लोग जो हैं, आप एक कमिटमेंट करते हैं, वादा कर देते हैं, जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं आप वादे से मुकर जाते हैं, अपने कमिटमेंट से को पूरा करने से मुकर जाते हैं। तो अब वो चीज बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई है कि उनको अब दोबारा से ये फिक्र है कि भाई अभी जो भी शख्स ये साइन कर रहा है, क्या वो शख्स दिसंबर तक लास्ट भी करेगा? ये पीछे पीछे से हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल की टांग खींची जा रही है उनकी अपनी पार्टी के अंदर से, सही, जो निहायत ही नुकसानदेह चीज है। और फिर ऊपर से फ्लड्स आ गए हैं, तो अब वहां से एक और डिमांड आ गई है कि भाई ये रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे ये सारे टारगेट्स। तो आई थिंक बहुत ज्यादा फिक्र है IMF को इस चीज की। अच्छा, ऐसे में सर IMF और इंटरनेशनल जो एजेंसीज है वो भी लिख रही है कि जनाब पाकिस्तान में एक अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है महंगाई के हवाले से। खान साहब भी कह रहे हैं कि श्रीलंका वाले हालात हो सकते हैं, खाकी में बदन। हम तो ये सोचते भी कांप जाते हैं कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ते पाकिस्तान में इस तरह का कोई क्राइसिस हो। किस हद तक महफूज हैं हम श्रीलंका वाले हालात से? इमरान, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई विश मेरे पास कोई ऑप्टिमिस्टिक बात होती, बट नहीं, हम लोग महफूज नहीं है। वी आर नॉट आउट ऑफ डेंजर थोड़ा सा पीछे हटा है लाजिम जब से IMF प्रोग्राम बहाल हुआ है, लेकिन अभी तक वो डेंजर जो है वो हमारे ऊपर लटका हुआ है। आप एक चीज देख लें कि मिफ्ता साहब की टर्म कब खत्म हो रही है, मेरे ख्याल में अक्टूबर में खत्म हो रही है ना, मिडिल ऑफ अक्टूबर समटाइम, जब वो 6 महीने की तो उनकी टर्म है जी। उसके बाद या तो गवर्नमेंट इनको सेनेटर बनाए, ठीक है, और फिर फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट करे, और अगर वो नहीं होता तो फिर कोई और रास्ता ढूंढे, कोई और फाइनेंस मिनिस्टर लाए। तो एक तो ये अभी अनसर्टेनिटी सामने खड़ी है हमारे ऊपर से कि फ्लड्स के असरात किस हद तक आते हैं, किस हद तक IMF उसके ऊपर हमें नरमी दिखाने के लिए तैयार होता है, किस हद तक बैरूनी इमदाद पहुंचती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी वजीर आजम साहब खुद कह रहे हैं कि बैरूनी मुल्क भी थक गए हैं पाकिस्तान को इमदाद दे दे के, बोरोइंग कर करके। लेकिन अब तो जेन्युइन केस है, लेकिन फिर भी आई मीन आप बोरोइंग जो कंट्री लोन दे रही होती है या इमदाद दे रही होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, वो तो कहेगी यार एक ये मुल्क है, हर साल वापस आ जाता है कोई ना कोई अपने हाथ में इमरजेंसी पकड़ा हुआ के। नहीं तो ऐसे में सर ये जो टेलीथॉन ट्रांसमिशन वगैरह हो रही है और 5 से 10 अरब रुपए जमा हो रहे हैं, ये आके लग कहां पे रहे हैं? ये सिर्फ ये क्योंकि, और अगर पीछे चले जाए 2010 में है, ये आ भी रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ। मैं तो आपको मेरा तो ये सवाल है कि इसमें आ कितने पैसे रहे हैं, बिकॉज जितना कुछ हम लोग सुन रहे हैं, लोग फोन कर करके कह रहे हैं कि मैंने 1 अरब रुपए कमिट कर दिए। ठीक है, हाँ। कमिट कर दिया आपने फोन करके, एक्चुअल आए कितने हैं पैसे? अब वहां तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है जैसे आपने कहा है। ठीक उस है। अकाउंट में
किसी किस्म की पब्लिक ओवरसाइट नहीं है, तो हमें ये नहीं पता आ कितने रहे हैं और वो पैसे लग कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, नोबडी नोस। नहीं, और अगर आ भी रहे हैं तो आने के बाद लगने का मैकेनिज्म क्या है, कहां पर लग रहे हैं, ये एक चीज है। अच्छा, दूसरा, बैक टू 2008 और 10 जब ये सुपर फ्लड था, पेरिस क्लब उस वक्त बड़ा वो था, और एक टर्म थी अहबाब, जो हमारे हैं पाकिस्तान के दोस्त अहबाब मलिक, वहां उनकी तरफ से भी बड़ी जो है वो कमिटमेंट्स आई थी, प्लेजेस आए थे, वो कितने जो है एग्जीक्यूट हुए थे, कुछ है आपके जहन में? से आप पेरिस क्लब की बात कर रहे हैं इमरान? आई एम सॉरी, अगेन जो 2010 के फ्लड के वक्त जिनके प्लेजेस की बात हुई थी। देखें, 2010 के फ्लड के बाद की एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है फिगर। मुझे याद है कि पाकिस्तान ने तब अपनी डैमेज असेसमेंट में कोई तकरीबन 16 या 17 अरब डॉलर तक का इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स इंक्लूड किया था। उसमें कोई 6 हफ्ते बाद, फ्लड्स के 6 हफ्ते बाद IMF से कोई $450 मिलियन पाकिस्तान को मिले थे, अलॉन्ग विद सम रीनेगोशिएशन ऑफ द प्रोग्राम। थोड़े बहुत उसमें भी टारगेट्स को एडजस्ट किया गया था। उसमें कोई $300 मिलियन सऊदी अरब से भी, आई रिमेम्बर, डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन वो भी काफी आगे जाके। लेकिन इस मरतबा एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस एक्सपीरियंस, इस मरतबा क्या आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत हाल निकल आएगी? देखिए, कुछ तो निकल आएगी, लेकिन उस टाइम से कंपेयर कैसे होएगी, इट्स वेरी हार्ड टू से राइट नाउ, इट्स टू अर्ली। तब भी कोई कम से कम 1.5 महीने लगे थे फ्लड्स के बाद, बिफोर पहली इमदाद अराइव होनी शुरू हुई थी। उसके बाद 2, 3, 4 महीने फिर अराइव होते रहे थे वो पैसे। ठीक, इस दफा भी आई थिंक अभी इट्स टू सून टू से, बट तो आई डोंट नो। और इस वक्त जो सबसे बड़ा नुकसान हमें हो रहा है वो डॉलर की अप्रिसिएशन, जितना बुरी तरीके से रुपए गिर रहा है, रुपए की बेकदरी हो रही है। साथ ही साथ सारे असेसमेंट थे कि आज जनाब IMF दे देगा तो उसके बाद उसका लेटर ऑफ कंफर्ट जो है उससे और दीगर जो ममालिक हैं, डोनर एजेंसीज जो हैं, वो कंफर्टेबल होंगी, बहुत अच्छे डॉलर्स पाकिस्तान में आ जाएंगे, लेकिन उल्टी हो गई सारी चीजें। उल्टी तो हो गई। देखें, एक तो जो बाकी दीगर कमिटमेंट्स थी जिन्होंने आना था, फिलहाल तो वो नहीं आई। अब उसकी एग्जैक्ट क्या वजह है, आई डोंट नो। आई थिंक के फ्लड्स को ही देख के उन्होंने कहा है कि अब तो हमें खुद रीप्रोग्राम करनी पड़ेगी। जहां पाकिस्तान भी कह रहे हैं हमें रीनेगोशिएट करनी होगी ना कुछ चीजें, तो दीगर जो मुमालिकान है वो भी कहेंगे अभी फिर हमें भी अपने, तो जो हमने आपको कमिटमेंट्स दी हुई हैं उनको थोड़ा सा रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। शायद जो पैसे हम लोग पहले फलानी जगह पे डाल रहे थे, अब उनको हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे, तब वो मुज़ाकरात उस पे होनी होंगी। आई डोंट नो, लेकिन बेसिकली दीगर पैसे जो थे वो नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2 के बैरूनी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में डॉलर की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुई है। जैसे फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, उसने वहां पे इंटरेस्ट रेट्स रेज करने शुरू की है। तो आप देख ले, जैसे यूरो जो है वो कोई 20 साल के लोएस्ट लेवल पे है अगेंस्ट द डॉलर। यूके पाउंड जो है वो 40 साल की लोएस्ट लेवल पे है एज ऑफ येस्टरडे। ये कल का डेटा जो मैं देख रहा था रॉयटर्स पे, उसमें था 40 साल की लोएस्ट लेवल। बांग्लादेश का टाका भी बहुत तेजी से गिरा है पिछले हफ्ते, वहां भी वो IMF प्रोग्राम की अब तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये एक लिहाज से तो ग्लोबल रियलिटी भी है, लेकिन पाकिस्तान में ये कंपाउंड हुई है उसके बाद स्मगलिंग, और अफगानिस्तान और ईरान से मजीद जो स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। कोयला जो स्मगल तो नहीं हो रहा, इंपोर्ट हो रहा है वहां से, लेकिन स्मगलिंग की भी काफी चीजें जो आ रही हैं, वहां से भी ओपन मार्केट में काफी डॉलर की पैदावार आई है। ठीक है, यानी चीजें जितनी सुलझाने की कोशिश की जा रही है उतनी उस जो है वो उलझती जा रही हैं। हालात बेहतर नहीं है। हालात की संगीनी का अंदाजा सबसे पहले हमारे सियासतदानों को होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।